आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर 8 सितंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, हुकूमत की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है और ऐवान सदर में एक इंतहाई अहम कागज़ के ऊपर दस्तखत किए गए और किस तरह से अब लोगों को कंट्रोल किया जाएगा ऐवान सदर और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, कप्तान ने आर्मी चीफ को क्या पैगाम दिया, डंडा नहीं इंसाफ, और ये इंसाफ कैसे मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को। एक रोड मैप इमरान खान ने पेश किया है और नैब को किस तरह से एक जनरल कंट्रोल करता रहा, इसके हवाले से भी खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, 9 मई के मुकदमात हैं। रिकॉर्ड जब मांगा गया अदालत में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तो रिकॉर्ड नहीं था अदालत में कह के। और उमर अयूब साहब के इस्तीफे का जो मामला है, इसका भी जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। लेकिन राय साहब, ये जो खान साहब की आज गुफ्तगू है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि तहरीक इंसाफ एक इंतहाई अहम जो है वो जलसा करने जा रही है। और इस जलसे की अगर बात की जाए तो ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी के बाद और 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाजत नहीं दी गई, कॉर्नर मीटिंग्स हो, रोक लिया जाता है। खबरें आपके शहर से ये आ रही हैं राय साहब कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए 2 रोज पहले से ही। लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क से लोगों के काफिले कराची से हलीम आदिल शेख की क़यादत के अंदर और इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद में। और जो विजुअल्स आए रात से ही हम देख रहे थे कि ऐसा लगा कि शायद जलसा शुरू हो चुका है, चूंकि लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंची है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इजहार यकजहती के लिए। 1 रोज पहले जब इस मैदान को बिल्डोज किया गया, वहां पर जो झाड़ियां थी, तो उस वक्त भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। राय साहब, ऐसे हालात में खान साहब ने 8 सितंबर के जलसे के हवाले से क्या कहा और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से क्या दरखास्त की है। खान साहब भी कहते हैं कि आर्मी चीफ से नफरतें कम करने का बयान दिया, मौदबाना बात करता हूं इज्जत और एहतराम के साथ, कि आपकी वजह से कोई बताए कि मेरी अहलिया का क्या कसूर है कि 7 माह से वो जेल में है और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है। अगर मुझे किसी किस्म की डील की ऑफर की जाती है तो मैं कभी भी अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस मुल्क को डंडे की नहीं, इंसाफ की जरूरत है। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसाफ है तो इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, अमन होना चाहिए। कहता हूं कि 8 सितंबर को लोग निकलें, आज लोग निकलें आजादी की खातिर, कौम अपने आप को बाहर लेकर आए और अपने हकूक के लिए जंग लड़े। नैब तरमीम तबाही का रास्ता है, मुल्क शराफिया के कब्जे में है। छोटी सी शराफिया ने अरबों के केस माफ करवा लिए। नैब तरमीम आइन के भी खिलाफ है। दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता कि कानून पास करवा के आप चोरों को तहफ्फुज दें। नैब ने 2017 तक 290 अरब इकट्ठे किए, हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपए इकट्ठे हुए और अब मजीद 1100 अरब रुपए इकट्ठे होना थे। लेकिन पता ये चल रहा है कि नैब तरामीम के बाद सिर्फ 1.5 करोड़ इकट्ठा हो सका है। चोरियां माफ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दो। अडयाला जेल में सैकड़ों कैदी 50,000 से 1 लाख के मचलके जमा ना करवाने की वजह से इस वक्त जेल के अंदर हैं। कानून से बालातर हमेशा लोग जो हैं बच जाते हैं। मेले मुशर्रफ और इसके बाद जनरल बाजवा ने इनको इनारो दिया और मेरे दौर में नैब जनरल बाजवा के अंडर था। जस्टिस जावेद इकबाल आकर कहते थे कि सरकार जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों के रेफरेंसेस हैं, लेकिन जनरल बाजवा इन रेफरेंसेस को नहीं चलने देते। मनी लॉन्ड्रिंग की खुली छूट दे दी गई। फरियाल तालपुर के दुबई लीक्स में 5 जदादें दुबई में सामने आई। चोरी करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं और मर्जी करें उनके साथ मिल जाएं तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। और राय साहब, 9 मई का जो एक उन्होंने बात की है, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अरशद जावेद, वहां पर क्या हुआ ये भी मैं सुनने वालों के सामने आगे चलकर रखता हूं। लेकिन पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इमरान खान आज भी जेल के अंदर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से इन्वॉल्व माजी में रही और आज इन्वॉल्व है,
वो नाम लेने से घबराते नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरी एक टाइमलाइन रख दी कि कब क्या क्या होता रहा केसेस, और जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि इमरान खान ने अपनी जो 190 मिलियन पाउंड के अंदर बरियत की दरखास्त है वो दायर कर दी है, और उसमें ये नैब तरामीम के केस के बाद, यानी जो फैसला आया इसके बाद इसे बुनियाद बनाया गया। राय साहब, खान साहब, तो उसके अंदर अगर कहा जाए कि दरखास्त गुजार थे कि इसको खत्म किया जाए, और ये जस्टिस अतर मिल्ला कह चुके हैं कि आपके इस अपील से तो नुकसान होगा, ये तो फायदा हो रहा था, लेकिन आप यहां पर क्यों खड़े हैं। इसे सादगी कहा जाए, इसकी कमिटमेंट इसे कहा जाए, इमरान खान की साफ गोई कहा जाए, और या फिर हम ये समझ लें कि अब हालात, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत इसे मुसलसल कंट्रोल कर रही थी, तो ठीक है, अदालतें अगर ये अपनी मर्जी से लोगों को अंदर जाने देंगे तो फिर ठीक है, जो इस वक्त कानून है उसे फायदा हासिल करना चाहिए। राय साहब देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने ये जो उनकी टॉक थी इसके अंदर 3 बड़े हसास जुमले भी बोले हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। ये जुमले जो सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर आए हैं और फिर पीटीआई ने इसकी तस्दीक की है, ये तीनों जुमले इमरान खान साहब के कोट अनकोट ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने अपनी रीसेंट तकरीर में ये कहा कि नफ़रतें कम करनी चाहिए। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि ये नफ़रतें आपकी वजह से हैं। कोई बताए कि मेरी बीवी यानी बुशरा बीबी साहिबा का क्या कसूर है, उन्हें 7 माह से जेल में डाला गया है। उसके बाद खान साहब के अल्फाज के बकौल उन्होंने ये कहा कि नैब इस वक्त जनरल आसिफ मुनीर के नीचे है। इस मुल्क को डंडे की नहीं इंसाफ की ज़रूरत है। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान है, और इंसाफ होता है तो अमन आता है, जब इंसाफ नहीं होता तो बदअमनी होती है। लेकिन उसके बाद 4 जो सीनियर जनरल्स हैं उनके हवाले से भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया गया। अब ये जो 4 सीनियर जनरल्स हैं, जिनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, और ये 76वें लॉन्ग कोर्स के सबसे सीनियर जनरल थे जिस वक्त जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया था। इसी तरह जनरल अजहर अब्बास जो कि उस वक्त यानी जब जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, इसी तरह जनरल नोमान और फिर जनरल फैज़ हमीद। तो जनरल अजहर अब्बास ने कब्ल वक्त रिटायरमेंट ले ली थी, यानी जिस वक्त जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि एक बड़े प्रोफेशनल जनरल समझे जाते हैं, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया। जनरल फैज़ हमीद ने कब्ल वक्त रिटायरमेंट ले ली, और जनरल नोमान जो हैं ये फिर अप्रैल 2023 में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ली। तो इस तरह से अब इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा जब मेरे पास आता था तो मुझे ये कहता था कि जनरल फैज़ हमीद पाक फौज में इस वक्त मौजूदा लॉट में सबसे ज़्यादा मेहनती जनरल है, सबसे ज़्यादा लगन के साथ काम करता है और इसकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जिन 4 जनरल्स के हमने नाम लिए जो कि पोटेंशली अगले आर्मी चीफ बनने के लिए एलिजिबल हो सकते थे, तो इन 4 सीनियर जनरल्स को जो 76वें लॉन्ग कोर्स के सीनियर जनरल थे, इनको जाके इमरान खान साहब के बकौल जनरल बाजवा ये बताता था कि इमरान खान ने तो ये फैसला कर लिया है कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाएंगे, इसलिए वो जो सीनियर जनरल थे उन सब को मेरे खिलाफ जनरल बाजवा ने करने की कोशिश की और ये झूठ बोला उनसे मुतवातर, और ये प्रोपेगेंडा किया कि मैं पहले ही जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर चुका हूं। तो खान साहब ने तासुर दिया कि जनरल बाजवा ने फौजी डिसिप्लिन को भी पामाल किया। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मैं जनरल बाजवा का बॉस था, मुझसे भी झूठ बोले, और इसी तरह उस वक्त की जो पूरी फौजी क़यादत थी, जो पोटेंशली जिनमें से एक आर्मी चीफ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन सकते थे, उनको भी गुमराह किया। और इस तरह से उस वक्त के जो जनरल हैं ये मेरे खिलाफ हो गए, और इस तरह से फिर ये जो आपकी रजीम चेंज ऑपरेशन है इसमें जनरल बाजवा ने पूरी इस्टेब्लिशमेंट को अपनी साइड पर ले लिया। एक तो इमरान खान साहब ने ये भी इंकशाफ किया। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं सियासत नहीं, इस वक्त इबादत कर रहा हूं,
किसी भी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बाहर हैं वो तो मुल्क छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इस मुल्क से जाना मुमकिन नहीं है। और उसके बाद इमरान खान साहब से नैब तरामीम का जो केस, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके मुतल्लिक भी सवाल किया गया। तो खान साहब ने कहा कि फरियाल तालपुर की दुबई लीक्स में 5 जायदादें सामने आई हैं, मरियम नवाज की लंदन में जायदादें हैं। मुझ पर जो केस था ये तो वैसे ही इतना बोगस था कि 1 साल के जबर के बाद भी ये केस अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला था। इसलिए मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ये करप्शन पर जो इस कठपुतली हुकूमत को एनआरओ दिया गया, जिसके तहत आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान के रेफरेंसेस फ्रीज किए गए थे, तो ये एनआरओ ना मिलता। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, क्योंकि मैं तो खुद पिटिशनर था और मैं खुद अपने खिलाफ एक तरह से फैसला लेने गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये इस पिटीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से मेरे हक में आ गया तो मुझे नैब के कवानीन के तहत इंसाफ या रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो है उसके बावजूद करप्शन को रोकने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। तो इसका मतलब यह है कि एक तो इमरान खान साहब इस फैसले से अब तक मुतमईन भी नहीं है, और दूसरा इमरान खान साहब ने जो मीडिया टॉक की है उसके अंदर 2 चीजें उन्होंने वाजे कर दी। एक तो ये जो बात कही जा रही थी कि एक पसे पर्दा बहुत बड़ा एक समझौता होने जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक जितनी एग्रेसिव टोन में और जितने लाउडली और क्लियरली जो मैसेजेस कन्वे किए हैं, उससे पता चलता है कि इमरान खान साहब को 1 साल से ज़ायद अरसे तक जबर का निशाना बनाने के बावजूद इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए या एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब को जो बार बार ऑफर्स की गई और अब भी की जा रही हैं कि इमरान खान साहब अगर बैरून मुल्क जाने पर आमादा हो जाएं तो इस सूरत हाल में उनकी रिहाई हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ये जो ऑफर है, जो जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, ये ऑफर भी कबूल करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो तैयार नहीं है। कट राज साहब, ये समझौता तो नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए समझौता अगर करना होता तो ये 3 बरस पहले हो सकता था। आपको याद है ना कि खान साहब ने अपने हाथों से हुकूमत असम्बलियां जो है वो तहलील की और उसके बाद एडवाइस जो है वो सदर साहब के पास चली गई कि आप इलेक्शन करवाएं, और फिर हमने उसके बाद इस मुल्क में तमाशा होते हुए देखा। 2 हुकूमतें कुर्बान की, इमरान खान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर समझौता करना होता तो उस वक्त जनरल बाजवा, ये जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, ये मैं लोगों को बार बार ये सुनाता हूं ये बात कि मुकलो मेरे नाल की मुकना है। तो राय साहब, यहां पर मुकने की बात हुई, ख्वाजा आसिफ ने कही, तो इमरान खान बहुत पहले इनसे मुकमुका कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब एक और डेवलपमेंट राय साहब ये हुई है, और ये इमरान खान की जमानतों का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अरशद जावेद साहब, जिन्होंने 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत की है, जबकि मुकदमात के अंदराज के वक्त इमरान खान यहां पर मौजूद नहीं थे। सलमान सफदर ये भी कहते हैं कि कानून की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने वाजे किया कि उनके खिलाफ कोई मटीरियल मौजूद नहीं। प्रोसिक्यूशन ने हमारे खिलाफ 4 मौकिफ अपनाए और चारों में वो फेल हुए। प्रोसिक्यूशन के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। 24 मुकदमात में जमानतें हो चुकी। क्रिमिनल कानून का मजाक ना उड़ाएं। लाहौर और रावलपिंडी में इल्जामात की नोयत अलग है। प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहता हूं कि उनके क्या इल्जामात हैं। प्रोसिक्यूटर जज की जानिब से कहा गया कि हम रिकॉर्ड देखकर आपको बताएंगे। राय साहब, ये सवाल पूछा है कि रिकॉर्ड देखकर बताएंगे, तो इस पर कमरे अदालत में कह के गूंज उठे। राय साहब, ये पहला मौका नहीं है। 10 सितंबर के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप क्विकली कमेंट करें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट कहती रही कि आप सबूत हैं, कोई नाकाबिल तरदीद सबूत हैं तो लेकर आएं और पेश करें। वहां पर भी ये नाकाबिल तरदीद सबूत जो है वो पेश नहीं किए गए। ये पहला मौका नहीं है कि जब कह के हमने सुने अदालतों के अंदर, आपको वक्फे के बाद जो मौका दिया गया कि लेकर आएं, तो राय साहब वक्फे से पहले भी कह के थे, वक्फे के बाद भी कह के थे। तो कह के आपको बार बार सुनने को मिलेंगे अदालतों में जब सबूतों की बात आती है। पाकिस्तान में राय साहब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, बल्कि इमरान खान खुद ये चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी ये चाहती है कि अब हमें इस 9 मई के बयानी से आगे बढ़कर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। वो लोग जो इसमें मुलविस थे आप उन्हें पकड़ लें, सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए निशानदही की जाए
और जो जहां पर इसमें मुलविस पाया गया उसे पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हम कैपिटल हिल की मिसाल देते हैं, हम लंदन में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल देते हैं। इसहाक डार साहब आए हुए लंदन में, वो भी बहुत सारी मिसालें देते हैं कि जनाब ये पहले हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम आज़ादी इजहार जो है उसके ऊपर पाबंदी और पाकिस्तान में नहीं। देखिए आज इनके साथ क्या हुआ। लेकिन राय साहब यहां पर लोगों का एहतसाब हुआ है, लोगों को पकड़कर अदालतों ने रातों रात इंसाफ किया। ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 बरस तक आप ये सबूत ना दे सकें कि कौन इनमें मुलविस था। मैंने इससे पहले भी बात की थी कि राय साहब एक फेसबुक पेज के ऊपर बकायदा लाइव फीड जा रही है और एक बंदा जो इसमें मुलविस पाया गया, पुलिस उसके घर पहुंचती है तो उसने अपनी उस फीड को लाइव रखा और पुलिस उससे आके इंटेरोगेशन करती है और फिर उसको उसकी उस ट्वीट पर और जिस तरह से वो रिएक्शन देता रहा, जिससे लोगों को प्रोवोक करते हैं, वो पकड़ा। तो इन्होंने 24 घंटे अदालतों को ओपन किया है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लगा दिए कि जो इन केसेस को अदालतों के अंदर साबित करें और लोगों को सजा मिली। राय साहब सजाएं ऐसे मिलती हैं, सिर्फ ताने देने से और बयानिए बनाने से सजा नहीं मिलती। आप कैसे देखते हैं, सबूत आएंगे 9 मई के, या ये भी अब दाखिल दफ्तरी हम समझे? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो केस हुआ है ना राय साहब, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया लेकिन सबूत पेश नहीं किए गए और फिर दोबारा प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ से वक्त मांग लिया गया और एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। वो जब उनसे 2-3-4 सवाल ये हुए कि आप को अंदर रखा हो, तो उन्होंने साफ कहा कि जनाब खान साहब का मैं सिपाही हूं और अगर मैंने डील करनी होती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से तो मैं कब की कर चुका होता। लेकिन लोगों ने देख लिया कि उस कोर कमेटी में जो इमरान खान की थी, आज वो कोर कमेटी वाले कहां गए। सिर्फ अकेला इमरान खान का मैं सिपाही था, हूं और आज भी उनके साथ डटकर खड़ा हूं। तो सबूत वहां पर भी नहीं आए और 40 साल से सियासत करने वाले शख्स पर 55 FIR होती हैं, लेकिन इन FIRs के अंदर साबित नहीं हो सका कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसके अंदर मुलविस थे। राय साहब अदालतें क्यों डिले करती हैं? अब 10 सितंबर को क्या निकलेगा जो पिछले 1 बरस से हम देख रहे हैं इन केसेस के अंदर नहीं निकल सका? देखें हाशमी साहब, इस खबर में 2 नुकात अहम हैं, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नया बयानिया सामने लाया गया है और 2-3 खबरें जिनमें दावा किया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से ये खबरें आई हैं, उनमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब जो केस है ये फ़ौजी अदालत में चलाए जाने का इम्कान है। और ये भी दावा किया गया कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 9 मई के वाक़यात के हवाले से पहले जो एक गवाही आई थी कि कोई सहूलतकारी के सबूत नहीं मिले, लेकिन अब इस तरह की खबरें लॉन्च करवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद की 9 मई के हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन के सबूत सामने आए हैं। पहले वाली खबरें भी पिट गई, ये जाली खबर भी पिट जाएगी। लेकिन अब एक तरफ आप इन खबरों को रख लें और दूसरी जानिब वो अदालतें जो कि मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख में हैं, जिनमें हाई कोर्ट्स भी हैं, जिनमें लोअर कोर्ट्स भी हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी है, और ख़ास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, जिनके मुतल्लिक एक ओपन सीक्रेट है कि ये अदालतें और इनके जज साहिबान इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस में और असर रसूख में होते हैं। लेकिन यही जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, मिसाल के तौर पर इससे पहले जो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज, जिनका बाद में तबादला भी कर दिया गया, उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से जब शाहिद नहीं थे और कुछ फैसले किए तो ISI के एक सेक्टर कमांडर ने उनसे मुलाकात करने के लिए उन पर दबाव डाला और वो ये हकायक सामने लेके आगे लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को उन्होंने ख़त लिख दिया और जस्टिस मलिक शहजाद ने अपने तहरीरी फैसले में वो डिटेल्स लिख दी सारी ISI के मुतल्लिक जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं लिखी थी। और फिर उसी की पादाश में एक बहुत पुराना केस उनकी साहबजादी के खिलाफ खोल लिया गया और उनको लाहौर हाई कोर्ट से ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, अभी तो 6 जजेस ने रिसेंटली ये ख़त लिखा है ISI के किरदार के मुतल्लिक कि कैसे वो अपने मनमाने फ़ैसलों के लिए हम पर दबाव डालती रही। लेकिन इससे पहले भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, यानी जब वो निस्बतन आज़ाद नहीं थी, उस वक्त भी जब 9 मई के वाक़यात के हवाले से केसेस चल रहे थे, तो असद उमर का केस हो, शहरयार आफरीदी का केस हो, तो उस वक्त भी अदालतों में इसी तरह के कहके लगे कि कोई शाहिद मौजूद नहीं है
और फिर वो सारे केसेस उड़ गए। ये अलग बात है कि कुछ को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद छोड़ा गया और शायद यार अफरीदी को भी छोड़ना पड़ा। आप सिर्फ अगर मुझे इजाजत दें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो इंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है। सब आपने 9 मई के हवाले से और जनरल फैज का जो एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उसकी अगर हेडलाइंस देखें तो वो आपको कोई और खबर देती है, लेकिन जब आप उस खबर को अंदर जाकर पढ़ें तो पता ही चलता है कि 9 मई के हवाले से जो फौजदारी सबूतों का जिक्र किया जा रहा है वो मौजूद नहीं है। और ये कहना कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, एक क्लिप इस वक्त इंसार अब्बासी का टेलीविजन प्रोग्राम जो इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा और फिर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में इंसार अब्बासी साहब बैठे हुए थे तो उनसे ये सवाल हुआ, तो उनके कोट एंड कोट अल्फाज क्या हैं, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की खबरें लेकर आते हैं, उनके पास जो उनके कनेक्शंस हैं वहां से अस्करी जराए और अस्करी डाकिया, ये तमाम चीजें हमने उन्हीं से सुनी हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल फैज को जब गिरफ्तार किया गया तो मुझे बताया गया कि 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं। कल परसों 9 मई और आर्मी चीफ की बगावत से मुतल्लिक दोबारा पूछा तो कंफर्म नहीं किया गया, बताया गया कि तफ्तीश हो रही है। 9 मई पर सबूत होता तो इस हद तक इंतजार नहीं किया जाता, सबूत आ जाते। राय साहब बात ठीक है लेकिन सबूत नहीं आ रहे। अगर हमने रिलाई करना है SHO के बयान के ऊपर कि जनाब मैं इंटरचेंज के पास घूम रहा था, चहल कदमी कर रहा था तो लोगों को मैंने सुना, तो मेरा ख्याल है कि अब हम इनकार ही समझें, ये सबूत नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा मेरी और आपकी यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि 9 मई के सबूत लाए जाएं और उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जुल्म किया। एक जमात जो अवामी मैंडेट जिसको मिलता है, आज वो खुल के सियासत नहीं कर सकती, जलसा नहीं कर सकती, और ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, तो उन लोगों का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है जिन्होंने PTI के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इंतशार फैलाया। और वो लोग अगर इसमें शामिल थे तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए, यही पाकिस्तान की आवाम चाहती है। देखें आशफिन साहब, एक तो अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है जो कि द न्यूज़ में शाया हुई और उसके बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में वो शरीक हुए, इस स्टोरी के अंदर बज़ाहिर उन्होंने सरकारी ज़राए का हवाला दिया, यानी हुकूमती ज़राए का हवाला दिया और ये कहा कि सरकारी ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाए जाने का इम्कान मौजूद है। अगरचे इसकी बुनियाद ये बनाया गया कि काबीना की जो कमेटी थी, यानी जो वफाकी हुकूमत की इस जाली हुकूमत की काबीना कमेटी थी, उसने इमरान खान साहब को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। लेकिन उसके बाद चूँकि अंसार अब्बासी साहब अपनी पहली खबर में इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से ये बात लिख चुके थे कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 9 मई के वाक़यात के हवाले से किसी सहूलतकारी का शवाहिद नहीं मिले, इसलिए कम से कम इस केस में इमरान खान साहब का फ़ौजी ट्रायल मुमकिन नहीं है। तो इस बुनियाद पर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने, आप ये कह लें कि शहजाद इकबाल के सवाल के जवाब में उनको ये बताना पड़ा कि इससे पहले जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से रब्ता किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के दरमियान 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोऑर्डिनेशन के कोई सबूत नहीं मिले, और अगर कोई सबूत होते तो अब तक ये मामला मंजरे आम पर आ जाता। तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खबरें लाने वाले और कुछ हलकों के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसां अंसार अब्बासी साहब ने भी ये तस्दीक कर दी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक कम से कम 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई शवाहिद जो हैं वो मौजूद नहीं। दूसरा जो आपने कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं इनको कटहरे में लाना चाहिए। अब इसके अंदर 2 बड़े अहम पॉइंट हैं। सबसे पहला और अहम पॉइंट ये है कि 9 मई के वाक़यात के मुहर्रिकात क्या थे, इमरान खान साहब को किसने रेंजर्स के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा करवाया, ये किसके ऑर्डर पर किया गया। राना सनाउल्लाह जो हैं ये आप देखेंगे कि जैसे ये इस्टेब्लिशमेंट के असर व रसूख से थोड़ा आज़ाद होंगे तो ये कहेंगे कि मेरी क्या मजाल थी, मैं एक वज़ीर दाखिला था, मैं कहाँ रेंजर्स को हुक्म दे सकता था, या रेंजर्स ने कहाँ मेरी बात माननी थी, या रेंजर्स कहाँ कोई सिविलियन की बात मानती है कि वो मेरे कहने पर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा करते। ये ऑर्डर कहीं और से आया था, ये भी वो इस्टेब्लिशमेंट पर डालेंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो इस बात की इंक्वायरी की जाए कि मेरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अगवा करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर, और हाई कोर्ट ने भी बाद में इसको इंडोर्स किया, तो ये अगवा
मेरा जो अगवा था इसकी सीसीटीवी फुटेज भी बाद में ज़ाया कर दी गई है, चुरा ली गई, और इसका ऑर्डर किसने दिया? दूसरा, इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात जो मेरी गिरफ्तारी के बाद एहतजाज हुआ, ये पुरअमन एहतजाज हमारा हक था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा दावा ये है और हमारे पास अपने दावे के मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो तोड़ फोड़ हुई है, इसमें कुछ एजेंसीज के लोग, जो कि सिविल एजेंसीज भी हो सकती हैं, जो कि मिलिट्री की एजेंसीज भी हो सकती हैं, ये लोग शामिल थे। और ये प्री प्लान था कि इस पुरअमन एहतजाज को कैसे पुरतशद्दुद एहतजाज का रूप देना है, और इसकी आड़ में इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है। इसको इमरान खान साहब कोट एंड कोट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन अब इसका फैसला कैसे होगा और कौन इसके फैसले को रोक रहा है? यानी इमरान खान साहब एक फरीक हैं, एक फरीक है एस्टैब्लिशमेंट। तो इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात के सिर्फ 15 दिन के बाद, गालबन 24 मई को, एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और ये कहा कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज 9 मई 2023 से लेकर सितंबर 8 2024, तो ये 15 महीने गुजर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। केपी की गवर्नमेंट ने जब पेशावर हाई कोर्ट को लिखा एक मरासला कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो वहां भी शायद टांगे कांप गई या कांपे टांग गई, तो वहां पे भी वो जुडिशल कमीशन नहीं बना। और फिर इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अब इसके अंदर आखिरी और सबसे अहम नुक्ता यह है कि चलें जुडिशल कमीशन तो नहीं बना, लेकिन जिन नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बात ये कठपुतली हुकूमत करती है, या एस्टैब्लिशमेंट का दावा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद ऐसी अदालतें जो कि एस्टैब्लिशमेंट के असर रसूख में हैं, इन अदालतों में भी क्यों नहीं पेश किए जाते? और अगर कोई नाम नहाज सबूत पेश किए गए हैं, तो ये अदालतें जो कॉम्प्रोमाइज्ड अदालतें हैं, जो दबाव में हैं, ये दबाव में होने वाली अदालतें भी उन शवाहिद को कबूल क्यों नहीं कर रही? और जज साहिबान इन नाम नहाज शवाहिद के मुतल्लिक सुनकर कहके क्यों लगाते हैं? तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के हवाले से जिन शवाहिद को नाकाबिले तरदीद करार दिया गया है, ये नाम नहाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद वो अदालतें भी मानने के लिए तैयार नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है, उनके असर रसूख में है। तो फिर इमरान खान साहब का केस 9 मई के हवाले से कैसे चलेगा, या फौजी तहवील में उनको कैसे दिया जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, वो तो नैब की तहवील में थे, और जो लोग मौके पर मौजूद थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनके मुतल्लिक भी 1.25 साल उनकी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद अब अदालतों ने हाथ खड़े कर दिए और ये फैसले दिए हैं कि नहीं, इनके खिलाफ ऐसे शवाहिद नहीं है कि इनका जो ट्रायल है ये फौजी अदालत में चल सके, या ऐसे शवाहिद नहीं है कि ये कोई तोड़ फोड़ में मुलविस थे। और इसकी मिसाल हमारे सामने है कि आलिया हमजा और सनम जावेद 1.25 साल उनको अकूबत खानों में रखा गया, लेकिन अल्टीमेटली उनको रिहा करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि पूरी कौम को यह पता है, सारी अदालतों को यह पता है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को पता है, पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों, दानिश्वरों को पता है, इंटरनेशनल मीडिया को पता है, आलमी बरादरी को पता है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने के लिए किसी किस्म का कोई लीगल ग्राउंड मौजूद नहीं है। और अगर ये मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाता है तो इसका नुकसान इस कठपुतली हुकूमत को तो नहीं होगा। ये तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चले, ताकि इमरान खान साहब के साथ जो 90% अवाम खड़े हैं वो और इस्टेब्लिशमेंट ये आमने सामने रहें, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने रहें, और इसका फायदा ये कठपुतली हुकूमत उठाए तो नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का होगा, मुल्क का होगा, मैशत का होगा, रियासत का होगा। ये कठपुतली हुकूमत जो है ये यहां से लूट मार करके जब इनका टाइम खत्म होगा, जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो ये अपने आबाई वतन लंदन फरार हो जाएंगे। वैसे एक तो ये डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया है और ये मेक श्योर करेंगे कि इमरान खान के वकला अंदर जाएंगे, और अब गाड़ियां भी अडयाला जेल के अंदर जाएंगी। देखना ये होगा कि इन्हें कौन रोकता है, और क्या वो लोग जिनके इस वक्त कंट्रोल में अडयाला जेल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानते या नहीं मानते। राय साहब, खबर ये भी आई है, और आज हमने जलसे के हवाले से पिछले 2 दिनों से जो
इस वक्त तैयारियां चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, और जो तैयारियां तहरीक इंसाफ कर रही थी और जो तैयारियां हुकूमत कर रही थी, दोनों को हम देख रहे थे। इरफान सदीकी साहब एक बिल लेकर आते हैं और उसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे दस्तखत करके इसे कानून बना दिया गया है। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल की कैद, और अगर आपने दोबारा किया तो 10 साल कैद होगी। बिल के मुताबिक इस्लामाबाद के संजानी या किसी भी ऐसे इलाके में जलसा जुलूस किया जा सकेगा जहां हुकूमत इजाजत देगी। हुकूमत इजाजत के बगैर जलसे जुलूस करने या इसमें शामिल होने वालों को 3 साल तक जेल में डाल सकेगी। बिल में यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। गैर कानूनी जलसे में शरीक अफराद को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे अफराद को 10 साल तक सजा दी जाएगी। राय साहब, ये किस मुल्क में ऐसा होता है कि जलसे और जुलूस करने पर आपको ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी? बरतानिया, जहां पर दुनिया की तमाम जो आपको मुख्तलिफ नेशंस जो है वो नजर आती हैं, राय साहब इस मुल्क में तो हमने उन लोगों को भी एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट के सामने देखा है जो बहुत ही कम तादाद में आपको मिलेंगे, जो डायस्पोरास हैं इंटरनेशनल जितने भी हैं, लेकिन उन्हें भी इजाजत है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाकर इवन पुलिस को एप्लीकेशन दें, पुलिस वाले खुद आपसे पूछते हैं कि क्या आपको पुलिस की नफरी चाहिए और अपनी हिफाजत के लिए, यानी रियासत फैसिलिटेट करती है। पार्लियामेंट का, जमहूरियत का यही हुस्न होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसकी एक ही वजह है कि इमरान खान को रोकना कैसे। राय साहब, आसिफ अली जरदारी साहब तकिए के नीचे पिस्टल रखकर सोते थे क्योंकि उन्हें डर था। अब उन्होंने इस कागज के ऊपर दस्तखत कर दिए क्योंकि उन्हें और उनके इत्तेहादियों को इमरान खान से डर लग रहा है कि अगर इमरान खान निकल आया और इमरान खान ने जलसे कर दिए तो हमें अपने इस जलसे के बहाव में जो है हमारी सियासत को जो है वो हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर देगा। साहब, एक तो उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा भी जो कबूल कर लिया गया है, मंजूर हो गया है। उमर अयूब साहब ने बहुत पहले ही इस्तीफ़ा दिया, उनकी पार्टी में मसरूफियात की वजह से, और एज ए अपोजिशन लीडर उनकी मसरूफियात हैं, फिर केसेस हैं। तो उन्होंने इमरान खान को ये कहा था कि आप मुझे ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, इसकी जिम्मेदारियों से आप मुझे रिलीज़ करें, और अब उनके इस्तीफ़े को जो है वो बाकायदा तौर पे कबूल कर लिया गया है। देखें हाशमी साहब, एक तो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो इस कठपुतली हुकूमत को मिली थी, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बहुत अलार्मिंग थी, क्योंकि इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये बताया गया जब पीटीआई का पहला जलसा इस्लामाबाद में अमली तौर पर जलसे के काफिले जब रवां दवां थे, तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि पीटीआई बदतरीन जबर के बावजूद इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है कि पूरे पाकिस्तान से आने वाले काफिले जो कि अब भी आ रहे हैं, मैं देख रहा था कि सिंध से भी, पंजाब से, केपी से तो बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला हैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था। अली अमीन गंडापुर साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को सख्त पैगाम दिया है कि आप लूट मार करने वालों को एनआरओ देते हैं, अब हम ये एनआरओ जिस तरीके से आप देते हैं तो ये हम बंद करवाएंगे इस अमल को। तो उस वक्त भी जो एक मोमेंटम था, तो उसमें ये पता चला कि इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है पीटीआई का जो सुनामी है उसके पास, कि अगर ये कॉल दे दी गई कि अडियाला जेल पर धरना या रेड जोन में लॉन्ग मार्च, तो फिर इस धरने को और इस लॉन्ग मार्च को रोकना नामुमकिन होगा। इसलिए बड़ी उजलत में पहले सेनेट से इरफान सदीकी का ये बिल मंजूर करवाया गया कि इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे के 3 साल सज़ा होगी, फिर इसको कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया। और अब आप देखें कि एक दिन गुजरा है और छुट्टी के दिन आसिफ अली जरदारी से, जो कि जाली तरीके से सदर मुंतखब हुए हैं, उनको ये ऐवान सदर से इस बिल के ऊपर दस्तखत करके कानून बना दिया गया है। और इससे ये पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी और ये हुकूमत भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि इतने जबर के बावजूद, 2 साल के बदतरीन जबर के बावजूद, जहां पीटीआई का झंडा तक उठाने पर दहशतगर्दी का मुकदमा आप पर बन जाता है, इसके बावजूद इतनी बड़ी ताकत है पीटीआई कि अगर इसने इस्लामाबाद के अंदर जलसा कर लिया या इसने कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो इसको रोकना नामुमकिन होगा। इसलिए अब ये नाम नहाद एक कानून जो है ये आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों से ये जारी किया गया है। आप ये कह लें कि एक और पाकिस्तान के अंदर गैर आइनी इक़दाम जमहूरियत को दबाने के लिए। जहाँ तक आपने कहा
कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा, तो खान साहब ने इसको इसलिए भी मंजूर कर लिया है कि उनके ऊपर बड़े बोगस मुकदमात भी हैं और उमर अयूब को ये बोगस मुकदमात भुगतने के लिए बड़ी भाग दौड़ भी करना पड़ती है। और एक और इतला ये भी आ रही है कि जो रऊफ़ हसन है PTI के सेक्रेटरी इतलात, इनकी जगह शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इतलात बनाया जा रहा है, यानी ये भी इतलात आ रही हैं। लेकिन जो जलसे से जो विजुअल्स आए हैं, यानी एक रात पहले ही वहाँ पे इतने लोग पहुँच गए थे कि इस जलसे के मुतल्लिक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा था कि जलसे की चांद रात। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा किया गया, पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की, PTI के रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। लेकिन उसके बावजूद ये एक मैसिव सुनामी है और ये राइटिंग ऑन द वॉल है इस सुनामी में, जिस तरह से लोगों ने शिरकत की है कि PTI को इक़्तिदार में आने से रोकना और खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना ये ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं है।